हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री पार्ट 1 में हमारा चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री और इसका हम पार्ट 2 लेकर आए हैं आप सभी के सामने कोलाइडी अवस्था। और ये पार्ट स्टूडेंट थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा और यहाँ से बोर्ड परीक्षाओं में यार बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसी वजह से हम इसका जितना भी बेसिक है या फिर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब कुछ डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना। आज हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हो ना तो कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कोलाइडल स्टेट का। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीट विद द बेस्ट एंड विन अमेजॉन वाउचर्स। तो अगर आप रैंक 1 पर रहते हो तो आपके लिए 10,000 रुपये तक के अमेजॉन वाउचर्स मिलेंगे। अगर आप रैंक 2 पर रहते हो तो 5,000 रुपये के अमेजॉन वाउचर मिलेंगे। रैंक 3 पर रहते हो तो 3,000 रुपये के अमेजॉन वाउचर मिलेंगे। और रैंक 4 से लेकर 50 के बीच में रहते हो तो आपके लिए 1,000 रुपये के अमेजॉन वाउचर मिलेंगे। बात आती है कि ये जो टेस्ट है कौन कौन बच्चा दे सकता है। तो स्टूडेंट, थर्ड कॉन्टेस्ट फॉर IIT ऑन December 6, 2020 टाइम रहेगा 11 बजे से। फॉर क्लास 11, फॉर क्लास 12 एंड फॉर ड्रॉपर्स। टाइमिंग सभी के लिए बच्चों सेम है, ठीक है ना। टाइमिंग का कोई इश्यू नहीं है, 11 से लेकर 11:45 तक सभी के लिए सेम है। और यहाँ पर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का टेस्ट होने वाला है, 3 राउंड्स ऑफ 7 क्वेश्चंस ईच। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस टाइप से कंटेस्ट का जो फॉर्मेट है वो रहेगा। 45 मिनट्स का टेस्ट है, 21 क्वेश्चंस रहेंगे। सेपरेट कॉन्टेस्ट है 11, 12 एंड ड्रॉपर्स के लिए। 3 सेक्शंस हैं पीसीएम के, आप सभी ने देख लिया बच्चों, ठीक है। तो और यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हो। और जिन बच्चों को अधिक जानकारी चाहिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हो। एक चीज बच्चों, जब आप एनरोल करो तो आप इस कोड को जरूर डालना JEE10, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आप सभी एनरोल। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूं। देखो, वैज्ञानिक थॉमस ग्राहम थे, उन्होंने पदार्थों को चर्म पत्र के द्वारा छान कर देखा और उन्होंने इसी के आधार पर इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया कि जो पदार्थ चर्म पत्र से होकर आसानी से विसरित हो जाते हैं, छन जाते हैं, उनको एक पार्ट अलग रखा, और जो नहीं छनते या फिर धीरे धीरे विसरित होते हैं उनको अलग रखा। तो यहां पर आप लिख सकते हो वैज्ञानिक थॉमस ग्राहम ने चर्म पत्र से पदार्थों के विसरित लिख सकते हो, छनना लिख सकते हो, विसरित होने के आधार पर वैज्ञानिक थॉमस ग्राहम ने चर्म पत्र से पदार्थों के विसरित होने के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं स्टूडेंट, वो मैं आपको बताने वाला हूं। नंबर 1 क्रिस्टलोब और नंबर 2 है स्टूडेंट कोलाइड। नंबर 2 कौन से हैं? कोलाइड या कोलाइड कह सकते हो, ठीक है बच्चों। तो देखो, वैज्ञानिक थॉमस ग्राहम ने क्या किया, चर्म पत्र, या फिर इसको हम एक और नाम दे देते हैं, चर्म पत्र हो गया आपका, एक जंतु झिल्ली भी कहते थे इसको, पादप झिल्ली भी कहते थे, ठीक है। कुछ भी आ जाए आपको मतलब वही है, चर्मपत्र या फिर पादप झिल्ली या फिर जंतु झिल्ली। अगर उनके द्वारा पदार्थों को हम छान कर देखेंगे तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो आसानी से छन जाते हैं या विसरित हो जाते हैं, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो उस चर्मपत्र से विसरित नहीं होते या नहीं छनते, या फिर अगर विसरित होते भी तो हैं बहुत धीरे धीरे, ठीक है। तो इसी आधार पर इन्होंने पदार्थों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, नंबर 1 क्रिस्टलोब और नंबर 2 कोलाइड। अब ये होते क्या हैं ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चों। तो हम पहला डिस्कस करेंगे नंबर 1 क्रिस्टलोब के बारे में कि क्रिस्टलोब किससे कहते हैं, ठीक है। क्रिस्टलोब, क्या नाम है इसका? क्रिस्टलोब। इंग्लिश में लिख सकते हो क्रिस्टलॉइड्स, क्रिस्टलॉइड्स। अब ये डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं वैसे ही आपको लिखकर आनी है, अपनी तरफ से कोई भी दिमाग नहीं लगाओगे। तो ये लिखोगे, वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन चर्म पत्र से होकर आसानी से विसरित हो जाता है, कोमा क्रिस्टलोब कहलाते हैं, क्रिस्टलोब
कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो जो पदार्थ, अब कोई भी पदार्थ है, अगर हमने उसका जलीय विलयन मिलाया, जलीय विलयन बनाया, और जो जलीय विलयन बना अगर वो चर्म पत्र से होकर आसानी से विसरित हो रहा है या फिर छन रहा है, तो ऐसे पदार्थ को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलोब। क्या कहेंगे? क्रिस्टलोब। एग्जाम्पल स्टूडेंट आप यहां पर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, चीनी है, आपका यूरिया है, आपका नमक है, ये सभी आपके क्रिस्टलॉइड्स हैं। ये सभी आपके क्या हैं? क्रिस्टलोब हैं। अगर आप नमक का जलीय विलयन बनाओगे, उसके बाद अगर उसे आप चर्म पत्र या फिर पादप झिल्ली या फिर जंतु झिल्ली से छान कर देखोगे तो आप देखोगे कि वो छन जाएगा, अर्थात उसके आर पार हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कोलाइड्स की, कोलाइड्स ऐसे पदार्थ होते हैं जो चर्म पत्र से होकर, जिनका जलीय विलयन चर्म पत्र से होकर पार नहीं हो पाता या फिर उससे विसरित नहीं हो पाते। अगर इनका विसरण होता भी तो है बहुत धीरे धीरे। ठीक है बच्चों, तो सेकंड पॉइंट आप सभी डालोगे, नंबर 2 कोलाइड। कोलॉइड। तो देखो हर चीज इजी है, बस उसे समझने का प्रयास करो। टफ कुछ नहीं होता है। आपका दिमाग कहता है यार ये चीज टफ है, वो चीज टफ है, हमारी ये समझ में नहीं आता, वो समझ में नहीं आता। यार आप प्रयास तो करके देखा करो। अगर आप किसी भी काम को करने का प्रयास नहीं करोगे तो क्या वो हो पाएगा? नहीं ना। तो हर चीज इजी होती है, हमें उसे इजी बनाना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर लिखोगे वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन, जिनका जलीय विलयन चर्म पत्र से होकर, चर्म पत्र से होकर विसरित नहीं होता। ठीक है ना, यहां पर ये लिखोगे, थोड़ा सा अंतर करना है, वहां पर विसरण हो जाता लेकिन यहां पर विसरित नहीं होता। या तो आप ऐसे लिखोगे विसरित नहीं होता, या बहुत धीरे धीरे, या बहुत धीरे धीरे होता है, कोमा कोलॉइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोलॉइड कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या है डेफिनेशन? कि वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन चर्म पत्र से होकर या फिर पादप झिल्ली कह सकते हो या फिर जंतु झिल्ली कह सकते हो से होकर विसरित नहीं होता, या उसके द्वारा विसरित नहीं होता, या फिर होता भी तो बहुत धीरे धीरे होता, बहुत धीरे धीरे। तो ऐसे पदार्थों को स्टूडेंट हम कहते हैं कोलॉइड्स। देखो कोलॉइड की अगर हम बात करें कि ये कहां से बना है, तो देखो ये ग्रीक भाषा से बना है। कोला, देखो कोला का मतलब होता है स्टूडेंट गोंद। ईडियोस, EDIOS, या एडोस भी कह सकते हो, ईडियोस कह सकते हो, फिर एडोस कह सकते हो। इसका मतलब होता है समान। कोलाइड्स अगर बनाओगे तो देखो यही बन जाएगा। ठीक है ना, गोंद, और इसका मतलब होता है समान। तो हम क्या कह सकते हैं कि गोंद के समान। तो जितने भी कोलाइड पदार्थ होते हैं स्टूडेंट, कोलाइड्स होते हैं, वो सभी गोंद के समान होते हैं। क्योंकि इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो कहां से हुई है? ग्रीक भाषा के कोला और ईडियोस से, या एडोस से कह सकते हो, जो चाहो वो बोल सकते हो। तो गोंद के समान, तो जितने भी कोलॉइड्स होते हैं स्टूडेंट वो गोंद के समान होते हैं। एग्जांपल है लिख सकते हो यहां पर स्टूडेंट, गोंद हो गया आपका, प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, स्टार्च, गोंद आदि। लेई भी लिख सकते हो। ठीक है ना, लेई का मतलब जानते हो ना, अगर आटा है उसको पानी में घोलोगे तो वो भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन ही बनेगा, कोलाइड विलयन नहीं बनेगा, तो वो भी हमारा कोलाइडी पदार्थ होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आप देखो वैज्ञानिक थॉमस ग्राहम है, उन्होंने चर्म पत्र से पदार्थ विसरित होंगे या नहीं होंगे, इसके आधार पर पदार्थों को 2 भागों में बांटा। कौन कौन से 2 भाग है बच्चों? क्रिस्टलोब और नंबर 2 कोलाइड। अब क्रिस्टलोब किसे कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन चर्म पत्र या पादप झिल्ली या जंतु झिल्ली से आसानी से विसरित हो जाता है या के द्वारा विसरित हो जाता है, उनको स्टूडेंट हम कहते हैं क्रिस्टलोब। मैंने एग्जांपल में लिखा है यहां पर चीनी है, यूरिया है, नमक है। अगर आप इनमें से किसी का भी जलीय विलयन बनाओगे और उसको अगर आप चर्म पत्र से छान कर देखोगे तो आप देखोगे कि उसका जो सॉल्यूशन बना है वो छन जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि चर्म पत्र के द्वारा विसरित हो जाएगा। लेकिन कोलाइड्स की बात करें तो वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन चर्म पत्र के द्वारा या चर्म पत्र से होकर विसरित नहीं होता, अगर होता भी है तो बहुत धीरे धीरे होता है, तो ऐसे पदार्थों को बच्चों हम क्या कहते हैं? कोलॉइड्स कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि कोलॉइड्स कहां से बना, तो आप बता सकते हो कि ग्रीक भाषा के कोला और एडोस से बना है। कोला का मतलब गोंद होता है और एडोस का मतलब समान होता है। मतलब ऐसे पदार्थ जो गोंद के समान होते हैं कोलॉइड्स कहलाते हैं।
रटना पड़ेगा नहीं ना, समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये है क्लासिफिकेशन। थोड़ा सा हमने थोड़ा सा जाना कि पदार्थों को किस टाइप से इस चैप्टर में डिवाइड किया गया, क्योंकि हम पूरा का पूरा चैप्टर कोलाइडी अवस्था पर ही पढ़ने वाले, मतलब हमें कोलाइड्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए बच्चों। ठीक है, इसी वजह से मैंने थोड़ा सा बेसिक बता दिया। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। ठीक है, आगे हम जानेंगे स्टूडेंट विलियनों के प्रकार या विलियनों के टाइप्स के बारे में, कि विलियन कितने प्रकार के होते हैं। पढ़े होंगे आपने वास्तविक विलियन, निलंबन एंड कोलाइडी विलियन। ठीक है, तो यही मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, कोलाइडी विलियन किसे कहते हैं बच्चों, ये सारी चीजें हम जानेंगे। सॉरी, एडोस होता है, आई आप बीच में यहां लगा लेना। ठीक है, एडोस, इसको मिटा देते हैं बच्चों। अब देखो विलियनों के टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं कि जो विलियन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो बच्चों, यहां पर अगर हम जानेंगे कणों के आकार के आधार पर, कि कणों के आकार के आधार पर जो सॉल्यूशंस हैं स्टूडेंट विलियन है, वो मैं 3 टाइप्स में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अब कौन कौन से टाइप्स हैं वो अभी मैं आपको लिखूंगा और समझाऊंगा, लेकिन हमें पढ़ना है कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में, तो हमें उसके बारे में ज़्यादा अच्छा पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो वो भी हम ये अभी डिस्कस कर लेंगे, टेंशन ना लो। चलो अब जानते हैं विलियनों के प्रकार के बारे में। विलियनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, इंग्लिश में लिख लो आप, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। लिख समझो बच्चों, तो यहां लिखेंगे हम कणों के आकार के आधार पर विलियन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? नंबर 1 वास्तविक विलियन, नंबर 1 ट्रू सॉल्यूशंस बोलते हैं इंग्लिश में, वास्तविक विलियन। नंबर 2 निलंबन, सस्पेंशन कहते हैं इनको, इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो यहाँ लिख लेना, चलो सस्पेंशन, क्योंकि डेफिनेशंस में तीनों के एक साथ ही बताऊँ आपको जिससे आपकी समझ में आ जाए। ये होता है ट्रू सॉल्यूशंस, ट्रू सॉल्यूशन। नंबर 3 कोलाइडी विलियन, कोलाइडी विलियन, इंग्लिश में लिख लेना कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि इन तीनों को जो आकार होता है कणों का कैसे डिवाइड किया गया है। तो कुछ एक चीज मैं कह दूं, अगर कोई भी सॉल्यूशन है तो आप सभी को पता होगा कि उसमें विलेय होता है और दूसरा आपका विलायक होता है। एक घुलता है और एक घुलने वाला होता है। तो जो घोला जाता है उसको हम विलेय कहते हैं, जिसमें घुलता है उसको सॉल्वेंट या विलायक कहा जाता है। ये तो आप सभी को पता होगा बच्चों, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं हर एक जगह विलियन, बेशक इसमें मैंने निलंबन के साथ विलियन ऐड नहीं किया है, बट इसका मतलब भी सॉल्यूशन ही होता है। कोलाइड विलियन है। तो बच्चों देखो विलायक जो है इसके कणों का आकार तो निश्चित होने वाला है 1 × 10⁻⁷ से 1 × 10⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये विलायक के कणों का आकार होगा, चाहे हम वास्तविक विलियन की बात करेंगे, चाहे हम निलंबन की बात करेंगे, चाहे हम कोलाइडी विलियन की बात करेंगे। लेकिन अंतर होगा विलेय के कणों में। जो विलेय के कणों का आकार है सभी सॉल्यूशंस के लिए अलग अलग होने वाला है। इसके लिए अलग होगा, निलंबन के लिए अलग होगा और कोलाइड विलियन के लिए अलग अलग होगा। तो इसी वजह से मैंने तीनों को एक साथ लिखा है जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। वास्तविक विलियन की बात करें तो ऐसा विलियन जिसमें विलेय के कणों का आकार जितना विलायक के कणों का होता है लगभग उतना ही होता है। तो आप लिखोगे ऐसा विलियन जिसमें विलेय के कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻8 सेंटीमीटर व्यास होता है, उनको कहते हैं हम लोग वास्तविक सॉल्यूशन या फिर ट्रू सॉल्यूशंस। बात आती है, अब आप देख रहे हो कि यहां पर विलेय के कणों का आकार और विलायक के कणों का आकार बच्चों एक जैसा है या नहीं है? एक जैसा होने के कारण इनको स्टूडेंट हम कहते हैं वास्तविक विलियन या फिर ट्रू सॉल्यूशंस, क्योंकि इसमें विलेय और विलायक दोनों के कणों का जो साइज है वो सेम है। और इसी वजह से ये जो विलियन बनता है स्टूडेंट समांगी विलियन होता है। इसको हम समांगी विलियन भी कह सकते हैं या समांगी मिश्रण भी कह सकते हैं। और ये जो सॉल्यूशन बनेगा इसके आप आर पार देख सकते हो। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो लिख सकते हो एग्जाम्पल में नमक का जलीय विलियन, NaCl का जलीय विलियन,
आप खुद ये प्रैक्टिकल घर पे कर सकते हो। नमक के पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें आप जल में घोल देना, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो हमारा ट्रू सॉल्यूशन होगा, वास्तविक विलयन होगा। तो क्या लिखोगे, ऐसा विलयन, देखो यहाँ रटना नहीं है, समझना है। ऐसा विलयन जिसमें विलय के कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻8 सेंटीमीटर लगभग होता है, लगभग है, ठीक है ना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसलिए लगभग में इसको बोला जाता है कि लगभग होता है, उसको हम कहते हैं वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन में आप देख रहे हो कि विलय और विलायक जो हैं, इनके कणों का आकार बच्चों समान है। इसी वजह से ये जो मिक्सचर बनाते हैं, जो मिश्रण बनाते हैं, वो हमारा समांगी मिश्रण कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो NaCl का जलीय विलयन, ये तो बच्चों हो गया आपका पहला टाइप, जो सॉल्यूशंस हैं उसका पहला टाइप मैंने आपको बता दिया है। निलंबन की बात करें तो बस इसमें आपको कणों का जो आकार है स्टूडेंट, उसको परिवर्तित करना है। इसमें होता है 10⁻⁴ से 10⁻³ सेंटीमीटर व्यास, इसके कणों का आकार होता है। जो निलंबन मैंने बोला है ना, उसमें होता है, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, ऐसा विलयन जिसमें विलय के कणों का आकार लगभग 10⁻⁴ से 10⁻³ सेंटीमीटर, 10⁻³ सेंटीमीटर व्यास होता है, उनको हम कहते हैं निलंबन या सस्पेंशन। एग्जाम्पल की बात करें बच्चों तो यहां लिख सकते हो रेत या बालू, रेत या बालू का जलीय विलयन, बालू का जलीय विलयन। तो रेत या बालू को आप जल में घोलोगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा स्टूडेंट, वो निलंबन कहलाएगा, आपका सस्पेंशन कहलाएगा। आप रेत देखते हो, रेत को अगर आप जल में घोलते हो तो आप देखते हो गंदला गंदला जैसा पानी हो जाता है, धुंधला धुंधला हो जाता है, क्या आप उसके आर पार देख सकते हो? नहीं। तो जो रेत हमने डाला है या फिर बालू हो सकती है, उसके कणों का आकार ये होता है 10⁻⁴ से 10⁻³ सेंटीमीटर। तो रेत या अगर बालू को हम जल में घोलें तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम सस्पेंशन या निलंबन कहते हैं बच्चों। और कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो बस इसमें आपको आकार चेंज करना है। आकार आप याद कर लीजिए, डेफिनेशन सभी की सेम है। ऐसा विलयन जिसमें विलय के कणों का आकार लगभग 10⁻⁷ से 10⁻8 सेंटीमीटर व्यास होता है, वास्तविक विलयन कहलाते हैं। एग्जाम्पल याद कर लीजिए। उसके बाद निलंबन की बात करें तो ऐसा विलयन जिसमें विलय के कणों का आकार 10⁻⁴ से 10⁻³ सेंटीमीटर होता है, निलंबन कहलाते हैं। एग्जाम्पल याद कर लीजिए, रेत या बालू का जलीय विलयन। फिर हम बात करते हैं कोलाइडी विलयन। तो बच्चों इसमें होता है 10⁻⁷ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर व्यास। आपको ये याद रख लेना क्योंकि आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ऐसा विलयन जिसमें विलय के कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर व्यास होता है, उसको कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडी विलयन। एग्जाम्पल तो आप बहुत सारे यहाँ पर बना सकते हो, आपको मैं बता चुका हूँ बच्चों। गोंद का जलीय विलयन हो सकता है आपका, गोंद का जलीय विलयन। और ये जो देखो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये विलयन बनेगा विषमांगी विलयन। क्यों बनेगा आप कहोगे क्यों सर? क्योंकि देखो बच्चों, विलय और विलायक जो है उनके कणों का आकार भिन्न भिन्न है, इसी वजह से विषमांगी विलयन कहलाएगा, या फिर विषमांगी मिश्रण भी कह सकते हो उसको, क्योंकि इसमें विलय के कणों का आकार अलग है और विलायक के कणों का आकार अलग है। ये भी सेम है, विषमांगी विलयन कहलाएगा, क्योंकि इसमें भी विलय और विलायक के कणों का आकार भिन्न भिन्न है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आकार के आधार पर जो सॉल्यूशंस है उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आपकी समझ में आगे होंगे वास्तविक विलयन किसे कहते हैं, आकार आपने याद कर लिया। फिर हमने निलंबन की बात की, आकार आपने याद कर लिया, डेफिनेशन बना लोगे। रटना नहीं और समझना, मैं बार बार एक ही चीज पर फोकस करता हूं, आप केवल ये आकार याद कर लो। आकार के आधार पर आप तीनों की डेफिनेशन बना सकते हो। इसी वजह से मैंने इस टाइप से इनको लिखा था कि आपकी समझ में आ जाए ये बहुत अच्छे तरीके से और आप डेफिनेशंस को बना सको। तो यार रटना नहीं होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें समझनी पड़ती हैं। क्या आपको इसमें लग रहा कुछ रटना पड़ेगा? नहीं ना, ऐसे ही सीखोगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, तीनों को मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। कणों के आकार के आधार पर विलयन हमने डिस्कस कर लिए बच्चों, कैसे कैसे हमने इनको डिवाइड किया है। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर आगे बात करते हैं कोलाइड विलयन की जो प्रावस्थाएं होती हैं उनके बारे में। ठीक है, फेजेस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस, मिटा दे इसको। चलो अब कोलाइडी विलयन की प्रावस्थाएं, ये हेडिंग डाल लीजिए और छोटे छोटे लेक्चर्स में हम ये चैप्टर खत्म करेंगे। देखो बड़ा लेक्चर हमने देखा है कि आप सभी बोर हो जाते हो और उन वीडियोस को आप पूरा नहीं देखते हो। यही रीजन है कि हम आपको शॉर्ट वीडियो देते हैं। ठीक है बच्चों, और कोई दिक्कत नहीं, हम तो 1-1 घंटे की वीडियो बना दें, बट आप सभी बोर हो जाओगे क्योंकि ऑनलाइन जो कैपेसिटी होती है ना बच्चों की, वो 20 या 25 मिनट ही होती है, जो आप मन लगाकर पढ़ सकते हो। ठीक है ना, इसी वजह से शॉर्ट वीडियोस रहता है। तो ये मत सोचा करो कि हम आपका सिलेबस खत्म नहीं कराने वाले, यार बहुत अच्छे से कराएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। ठीक है, तो अब डाल लीजिए कोलाइडी विलयन की प्रावस्थाएं। कोलाइडी विलयन की प्रावस्थाएं इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो फेजेस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन।
तो स्टूडेंट कोलाइडी विलयन जो है उसकी दो प्रावस्थाएं होती हैं, दो फेजेज होती हैं। और ये जो विलयन होता है स्टूडेंट ये विषमांगी प्रकृति का होता है, आप सभी जानते हो। कौन कौन सी दो अवस्थाएं होती हैं, प्रावस्थाएं होती हैं? तो नंबर 1 होता है आपका परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था। और नंबर 2 होता है स्टूडेंट, ये दो फेजेज होती हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की। नंबर 2 होता है परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम। तो यहां हम विलेय और विलायक ने यूज करके ये दो अवस्थाएं यूज करते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। तो आप यहां पर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कोलाइडी विलयन इज इक्वल टू परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था प्लस परिक्षेपण माध्यम, प्लस परिक्षेपण माध्यम। तो यार रटना कहाँ है, आपको सेम चीज है। अगर आपसे कोई पूछे कि कोलाइडी विलयन की कितनी प्रावस्थाएं होती हैं तो आप कहोगे 2। कौन कौन सी? परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। ये दो प्रावस्थाएं होती हैं, ये दो फेजेज होती हैं जिनसे हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन बना होता है, कोलाइडी विलयन बना होता है। तो आप डेफिनेशन में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो ऐसा विलयन जिसमें, ऐसा विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कण, परिक्षिप्त प्रावस्था के कण, परिक्षिप्त प्रावस्था के कण परिक्षेपण माध्यम में, परिक्षेपण माध्यम में वितरित रहते हैं। ठीक है ना। तो परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण हैं वो परिक्षेपण माध्यम में वितरित रहते हैं या वितरित होते हैं, जैसे चाहो तो वैसे लिख सकते हो, वितरित होते हैं, कोमा कोलाइडी विलयन कहलाता है, कोलाइडी विलयन कहलाता है। ठीक है बच्चों। तो अगर हम देखो, मैं फॉर एग्जांपल आपको यहां पर समझाने का प्रयास करूंगा। अगर हमने ये कोई पात्र ले लिया, ठीक है, ये हमने कोई पात्र ले रखा है और ये हमारा जो विलयन है इसमें अंदर वो है कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडी विलयन। तो ये तो हमने दिखा दिया परिक्षेपण माध्यम। इसमें ये पार्टिकल्स आप दिखाओगे इस तरीके से, कण दिखाओगे छोटे छोटे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो बना है स्टूडेंट, ये तो है हमारा कोलाइडी विलयन। क्या है ये? कोलाइडी विलयन। अब देखो इसमें ये जो पार्टिकल्स मैंने बूंद बूंद करके जो दिखाए थे, ये है स्टूडेंट आपके परिक्षिप्त प्रावस्था। ये क्या है आपकी? परिक्षिप्त प्रावस्था। और इसके कणों का आकार आप सभी को याद रखना है, 10⁻⁷ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर होता है। जो हम कहते हैं ना विलेय विलेय विलेय, वो विलेय हमारी परिक्षिप्त प्रावस्था होती है कोलाइडल सॉल्यूशन की फंक्शन में। तो परिक्षिप्त प्रावस्था ये क्या है हमारी? एक तरीके से विलेय मान सकते हो। और जो मैंने डैश करके दिखाया था बच्चों, ये होता है आपका परिक्षेपण माध्यम। क्या होता है? परिक्षेपण माध्यम। और इसके कणों का आकार आप सभी जानते हो 10⁻⁷ से 10⁻⁸, ठीक है ना, इनके बीच में कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या देख रहे हो कि जो परिक्षेपण माध्यम के कण हैं वो देखो, परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण हैं वो परिक्षेपण माध्यम में वितरित हैं। अब हमने क्या ले रखा, फॉर एग्जांपल आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, हमने वाटर ले रखा है और वाटर में हमने क्या किया, आटा जो होता है ना, आटा, उसके कण डाल दिए। तो एक चीज़ बताओ, जल में आटे के कण वितरित होंगे ना, तो आटे के जो कण इधर उधर घूमेंगे, ठीक है ना। और अगर मैंने ज़्यादा ले रखा है तो क्या होगा, हमारा कोलाइडी विलयन बन जाएगा। और जो आटे के कण हैं स्टूडेंट वो होते हैं हमारे परिक्षिप्त प्रावस्था, और जो जल हमने ले रखा बच्चों ये हमारी परिक्षेपण माध्यम। आपको इनके जो साइज है इसको याद रखना है। परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण है उनका आकार ये होगा और परिक्षेपण माध्यम के कणों का आकार ये होगा। तो इन कोलाइडल सॉल्यूशन की फंक्शन में हम कह सकते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर विलेय और विलायक यूज नहीं करने वाले, हम यहाँ पर यूज करेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। तो ऐसा विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण हैं अर्थात विलेय के जो कण हैं वो परिक्षेपण माध्यम अर्थात जल में या फिर कोई भी विलायक होता है, हो सकता है, वितरित होते हैं, कोलाइडी विलयन कहलाता है। तो रटना तो नहीं पड़ेगा किसी को। फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है, हमने कोई पात्र ले रखा था, उसमें हमने परिक्षेपण माध्यम लिया है और परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण हैं वो इसमें वितरित हो जाएंगे। तो ये जो सॉल्यूशन बना ये हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पर डाल लीजिए कोलाइडी विलयनों के गुण, कोलाइडी विलयनों के गुण। तो ये जितना भी आज मैं पढ़ाऊँ आज ही तैयार कर लेना इसको, ठीक है। कोलाइडी विलयनों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। पहला पॉइंट, मैं 3-4 पॉइंट आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ इनके गुणों के। तो कोई स्टूडेंट पहला पॉइंट क्या है, आप सभी जानते हो ये विषमांगी होते हैं। क्यों विषमांगी होते हैं? क्योंकि विलेय और विलायक जो कण हैं उनका आकार भिन्न भिन्न है, ये विषमांगी होते हैं। और दूसरा आपने जाना कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं इनमें दो प्रावस्थाएं होती हैं, इनमें दो प्रावस्थाएं
होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बच्चों, जल्दी से बताओ। परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था, और दूसरी होती है स्टूडेंट परिक्षेपण माध्यम। ये दो प्रावस्थाएं होती हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में, परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, तो पहला आपने क्या जाना गुण में कि ये विषमांगी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि विलेय और विलायक जो हैं उनके कणों का आकार भिन्न भिन्न होता है। इनमें दो प्रावस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बच्चों, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। रटना नहीं है ना चलो तीसरा पॉइंट, इनके कणों का आकार कितना होता है बच्चों, 10⁻⁷ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर व्यास होता है। किसके कणों का आकार, कोलाइडी विलयन जो है, इसमें जो विलय हमने ले रखे हैं या फिर परिक्षिप्त प्रावस्था जो ले रखी है उसके कणों का आकार होता है बच्चों ये। और चौथा पॉइंट, कोलाइड विलयन धनावेशित अथवा ऋणावेशित होते हैं। कोलाइडी विलयन या कोलाइडी कण कह सकते हो, कोलाइडी कण धनावेशित अथवा ऋणावेशित, ये मैं आगे जाके आपको बढ़ाऊंगा, ऋणावेशित हो सकते हैं। तो जो कोलाइडी कण है स्टूडेंट वो धनावेशित भी होंगे और ऋणावेशित भी होंगे, ये दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये चार गुण आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो कि ये विषमांगी होते हैं। इनमें दो प्रावस्थाएं होती हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। तीसरा पॉइंट, इनके कणों का अगर आप सभी को याद रखना है 10⁻⁷ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर व्यास होता है। और ये जो कोलाइडी कण है स्टूडेंट वो धनावेशित भी हो सकते हैं और ऋणावेशित भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बच्चों कोलाइडी विलयन की प्रावस्थाओं के बारे में जाना। और डेफिनेशन की बात करोगे तो आप ये डेफिनेशन लिख के आ सकते हो। आप वो वाली डेफिनेशन मत लिख के आना कि ऐसा विलयन जिसमें विलय के कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर व्यास होता है कोलाइड विलयन कहलाते हैं। ये मॉडर्न डेफिनेशन है जो कि आपको बोर्ड परीक्षा में लिख के आनी है। ये पूरी डेफिनेशन आप लिख कर आओगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ये डायग्राम छोटा सा यहाँ बना के आ जाना। अगर पूछी जाती है कि कोलाइड विलयन किसे कहते हैं तो आप आसानी से इसको बना के आओगे और ये डेफिनेशन लिख के आओगे तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। कोलाइड विलयन किसे कहते हैं, इसके गुणों का वर्णन कीजिए, तो ये गुण हो जाएंगे। तो रटना नहीं, समझना है, आपकी समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है ना, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट वीडियो में आपको कोलाइड विलयन के प्रकार बताऊंगा। तीन पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हम कोलाइड विलयन के टाइप्स पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में मत करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।